साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो, कैसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत सिंपल टॉपिक है बट है टेक्निकल भाई। और अगर टॉपिक को समझना है और इसको कंसेप्चुअली क्लियर करना है तो सब काम छोड़ के 15 मिनट शांति से बैठ जाओ। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो और इधर उधर अपने को मुंडी नहीं घुमानी है। एक आंख तो स्क्रीन पे और एक आंख कॉपी पे और नोट डाउन करना है, ठीक है जी। आप कॉपी खोल लीजिए, हाथ में पेन या पेंसिल ले लीजिए, जो भी उपलब्ध आपके पास में है। और जो स्टोरी बताऊंगा मैं पहले सुनना उसको ध्यान से, अभी नोट डाउन नहीं करना है। जब स्टोरी क्लियर हो जाए तो उसको लिखो अपनी भाषा में, ताकि जब भी आप ऐसी समस्या को फेस करोगे तो आपकी ही स्टोरी, आपका ही कंसेप्ट आपका बचाव कर पाएगा और कोई आपको नहीं बचा पाएगा। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान आपका गहना है। अगर आपने ज्ञान का सही समय पर सदुपयोग नहीं करा तो वहाँ पर बेटर कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो जो टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसका बेसिस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वर्सेस डिपार्टमेंटल एक्शंस। और वहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होगी डिफेंस की, किस तरह से डिफेंड करना है और क्या क्या टर्म्स जो है हमको देखने को मिलेगी यदि हम ऐसा कोई केस फेस कर रहे हैं। तो मैं जो पढ़ाऊँगा बहुत सिंपल पढ़ाऊँगा। ये मान लो कि मैं साथ ही बैठा हूँ आपके और अपन बिल्कुल बैठे हैं आमने सामने। पहले सुनो, समझो, प्रोसेस करो, फिर लिखो, उससे क्लियर होगा आपको। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि आप सुन तो लोगे, लिख भी लोगे, बट जब तक कंसेप्चुअली क्लियर नहीं होगे खुद से तब तक मज़ा आपको नहीं आने वाला है। साथियों, एक व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसकी मंशा ये होती है कि चूँकि वो अधिक पढ़ लिख गया है अब उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। तो यहाँ भी जो व्यक्ति है मिस्टर ए, उसने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग में, अच्छी पढ़ाई हुई, एक डिपार्टमेंट था उसमें उसने अप्लाई किया और अल्टीमेटली ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज जूनियर इंजीनियर। जो वो डिपार्टमेंट था वो जुड़ा हुआ था वाटर सप्लाई से, इसके अलावा सैनिटेशन से, और ये स्थित था भुवनेश्वर में। इस व्यक्ति का जो कंसर्न एचओडी था वो था इंजीनियर इन चीफ। और अल्टीमेटली जो ये व्यक्ति अपॉइंट हुआ उसने ज्वाइन किया 12/12/2011 को, क्योंकि अपॉइंट हुआ था 1/12/2011 को। और इसने गवर्नमेंट के साथ एक अनुबंध किया। चूँकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था तो उसमें लिखा गया था कि जब भी इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य ऐसी आएगी कि इसने मिसकंडक्ट किया है तो वहाँ पर हम इंक्वायरी होल्ड करेंगे, और अगर इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि ये दोषी है तो इसको हम जॉब से बाहर निकाल देंगे। साथियों, ये इसलिए लिखा जाता है कि बेसिकली एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन टू द कंसर्न चार्ज ऑफिशियल। यहाँ हम वर्ड अक्यूज यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम वर्ड आरोपी यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, चार्ज ऑफिशियल। ये टेक्निकल टर्म है, इसको अब आप लिख सकते हैं। साथियों, इन द मीनवाइल क्या हुआ कि इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई इनिशिएट हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और धारा 13(1)D के तहत। अल्टीमेटली ये व्यक्ति चार्जशीट भी हुआ, ये व्यक्ति जो है ट्रायल भी फेस किया और ये उन चार्जेस से बरी हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्विटल फ्रॉम अ क्रिमिनल केस। इन द मीनवाइल क्या हुआ, जब ये बात मालूम पड़ी कंसर्न इंजीनियर इन चीफ को, जो कि इस व्यक्ति के एचओडी थे, कि इसके विरुद्ध कार्रवाई चली है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनका मानना यह था कि ऐसे जो आरोप हैं किसी पब्लिक सर्वेंट पे, जहां खासकर ये आरोप है कि आपने रिश्वत ली है, रिश्वत को मांगा है, तो जो छवि है डिपार्टमेंट की वो प्रभावित होती है। तो जो डिपार्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट है लोगों को सर्व करना, और डिपार्टमेंट आपसे चाहता है कि आप इथिकली ऐड करें, पर आपने ऐसा नहीं करा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके ऐड से लोगों में ये छवि गई कि फला फला विभाग है, अगर आप वहाँ जाओगे तो बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आपके ऐड से, आपके एटीट्यूड से जो विभाग है उसकी छवि खराब हुई है, तो हम आपके विरुद्ध इस आधार पर डिपार्टमेंटल एक्शन को इनिशिएट करते हैं। पर एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे विरुद्ध केस चल रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सेम फैक्ट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है या डिपार्टमेंटल एक्शन है तो वो नहीं चल सकता, क्योंकि बेसिक गाइडलाइंस है वहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट की कि अगर किसी मामले में कोई व्यक्ति अभियोजित है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो उसी पॉइंट पर डिपार्टमेंटल एक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वो मामला पूर्णतः तय नहीं हो जाए। अगर सरकार चाहती है डिपार्टमेंटल एक्शन चलाना तो सबसे पहले जो पीसी एक्ट है उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। टिल देन द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द अबाइंस। अगर ऐसा नहीं है तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू प्ले विद द राइट्स लिबर्टी ऑफ द अक्यूज विच इज गारंटेड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21। क्लियर हो गया आपको। साथियों, जब ये व्यक्ति बरी हो गया तो इसने क्या किया, इसने ज्ञापन रेडी किया
और एक ज्ञापन सौंपा गवर्नमेंट को। मीन्स उस विभाग को जिसने कंसर्न डिपार्टमेंटल एक्शन के तहत ये माना था कि ये दोषी हैं और इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज से डिसएंगेज भी जो है कर दिया गया था। इनकी दो प्रेयर थी कि सबसे पहले मुझे रीएंगेज किया जाए और जो मेरे कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट से मुझे दिलवाए जाए। अल्टीमेटली इनकी जो दरखास्त थी वो फॉरवर्ड हो गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट को। उन्होंने ज्ञापन को इन्हें बिना सुने, बिना कोई विशेष कारण दिए रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो बिंदु दिखाई देते हैं, बिना सुने और बिना कोई कारण दिए। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सुनवाई का अवसर हर आरोपी का अधिकार है। अगर सुनवाई का अवसर दिए कोई ऑर्डर पारित हो रहा है तो ये अपने आप में गैर कानूनी है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो ये कहता है द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इसे नहीं छीन सकते जब तक प्रोसेस ड्यू ना हो। और ड्यू प्रोसेस में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी शामिल है, जो ये कहता है कि अगले को सुनो, सुनने के बाद मंथन करो और निर्णय पारित करो। अब निर्णय के कॉन्टेक्स्ट में भी एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इंद्रजीत बनाम संतोष के नाम से ये जजमेंट है, जिसका तारीख है 19/4/2022। उसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप जजमेंट पारित कर रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द रीजंस। अगर जजमेंट में कारण नहीं है, रीजंस नहीं है, तो ऐसा जजमेंट जो है इम्प्यूग्न होगा, वो किसी भी रूप में जो है स्टैंड नहीं कर सकता। और यही दो पॉइंट जो है रेज किए गए थे। पर यहाँ पर विभाग का कहना यह था कि सर इनका एक्विटल तो ऑनरेबल एक्विटल नहीं है, इट इज़ बेसिकली एन एक्विटल बिकॉज द प्रोसिक्यूशन नॉट एबल टू प्रूव द केस। अब यहाँ फिर समस्या आ गई कि हाउ वी कुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑनरेबल एक्विटल एंड केस नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि बेसिकली डिफेंस का मतलब है बरी होने से, उसे कोई कंसर्न नहीं है कि उसका एक्विटल ऑनरेबल है या केस प्रमाणित नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, उससे है। इनका कहना यह है कि यदि हम कोर्ट से एक्सपेक्ट करें कि कोर्ट जो है ऑनरेबल एक्विटल देगा, तो ये तो कभी हो सकता नहीं है, क्योंकि यूजुअली कोर्ट यही ऑर्डर पारित करता है कि कंसर्न अभियोजन केस प्रूव नहीं कर पाया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर अगर आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको जोर देना होगा ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो ये कहता है कि अगर किसी मामले में गवाह हैं और उन गवाहों ने अपने बयान पलट लिए, क्लियर है बात ये, और जो फर्दे हैं उनको सपोर्ट नहीं करा, तो वहाँ पर डाउट क्रिएट हुआ, तो केस जो है प्रमाणित नहीं हो पाया, इट विल बी टर्म्ड एज नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर किसी मामले में गवाह है, आपने फर्दों को डाइल्यूट किया, केस कॉन्टेस्ट किया मेरिट पे, उसके बाद बरी हुए, तो ये है ऑनरेबल एक्विटल, ये डिफरेंस है। तो कोर्ट ने कहा क्रिमिनल कोर्ट्स आर नॉट कंसर्न टू फाइंड आउट द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड रादर देन द कंसर्न डिफेंस इज ऑफ व्यू दैट वेदर द प्रोसिक्यूशन विल सक्सीड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और नॉट। अगर कोर्ट को सिर्फ यही देखना है तो ये कंसेप्ट को जो है हमें छोड़ना होगा। तो कोर्ट का कहना यह था कि अगर आपका एक्विटल ऑनरेबल है या नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के आधार पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप बरी हो गए हो तो आपके जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगे तो अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर राइट, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लिवलीहुड एज वेल। साथियों, मोटी मोटी बात ये थी इस केस में कि कोर्ट ने ये माना कि एक्विटल तो हो गए, पर चूंकि फर्दर रिकॉर्ड पर है वो केस प्रूव कर रही है, दैट्स व्हाई यू आर लायबल। तो ऐसा करने से हम ये शो कर रहे हैं कि वी आर नॉट हैविंग इन रेस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट ने जजमेंट कर दिया, आपको जो है दोषमुक्त कर दिया, कोई अपराध नहीं माना, तो ऐसे सिनेरियो में वहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर सेम फैक्ट्स पे जो है डिपार्टमेंटल एक्शन है, तो इन दैट सिनेरियो सारी एक्सरसाइज को फ्यूटल करने के पर्पस से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि जो ज्ञापन दे रहा है उसे सबसे पहले कंसिडर किया जाए, कंसर्न चार्ज ऑफिसर को सुना जाए, और अगर वो एक्विटल हो गया है तो उसको बेनिफिट जो है मिलने चाहिए। और इसके अलावा ये अपेक्षा है कंसर्न डिसिप्लिनरी ऑफिसर से या इंक्वायरी ऑफिसर से कि जब भी वो कोई ऑर्डर पारित करें तो इट शुड बी रीजन, और वहाँ पर ऐसा दिखाई देना चाहिए कि आपने माइंड जो है अप्लाई किया है। अगर ऐसा नहीं है तो जजमेंट जो है अपने आप में ही इम्प्यूग्न होगा। तो कोर्ट ने फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए जो इम्प्यूग्न ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड करने के यहाँ पर आदेश दे दिए। फैसला रोज ही होगा, पर ये फैसला सबसे अलग है, ये सिखाता है हमें 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, एक्विटल चाहे ऑनरेबल है चाहे नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्विटल इज एक्विटल। बिकॉज कोर्ट को ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन केस प्रूव कर पाया या नहीं कर पाया। कोर्ट को कोई कंसर्न जो है फिलहाल नहीं है इनोसेंस ऑफ अक्यूज से, क्योंकि अक्यूज को तो इनोसेंस माना ही जाएगा जब तक वो गिल्ट प्रूव नहीं होता। तो ड्यूटी किस पर है? प्रोसिक्यूशन पे, कि वो अपना केस जो है स्टैंड करे, फैक्ट्स को जो है प्रूव करे। दूसरी बात ये है कि जब भी आप बरी हो जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में
आप एज सुन एज पॉसिबल जो है ज्ञापन सौंप दें अपने डिपार्टमेंट को और इसको रेगुलर जो है फॉलोअप करें और ये भी मालूम करें कि इस केस को आगे फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया है फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात यह है कि जो भी आपका अनुबंध है या जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके विरुद्ध इंक्वायरी होल्ड की गई है या नहीं की गई है वाइल कॉजिंग एन ऑर्डर ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ यू फ्रॉम सर्विसेज। इट मे बी अ टर्मिनेशन और रेलिंक्विशमेंट। तो हर पर्सपेक्टिव में आपको ये चीज़ें देखनी है। चौथी बात है कि जो भी आप ज्ञापन दे रहे हैं उसमें स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके लिए घातक है। और पांचवी बात ये है कि अगर हम बुक भी हो गए हैं क्रिमिनल केस में जो कि जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, तो एज पर लीगल पोजीशन किसी भी सूरत में डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं चल सकता जब तक केस पेंडिंग है पीसी एक्ट का। द प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन द अबाइंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम उससे एक्विटल हो गए हैं तो उस सिनेरियो में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर सेम कॉज पे डिपार्टमेंटल एक्शन है जिस पर आप पर क्रिमिनल केस है पीसी एक्ट के तहत, तो ऐसे सिनेरियो में इस जजमेंट को जो है आप प्लीड कर सकते हैं। तो मिस्टर बी साहू मीन्स भागवान साहू बनाम स्टेट का जजमेंट जो कि पारित हुआ है बाय ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट, डेट है 27/11/2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ के लिए। जब भी दिक्कत हो, केस से इसका रिजेम्बलेंस हो, तो आप जरूर जो है इस पर रिलाई करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।